तीनों कैटेगरी के लिए जो एक मूल मंत्र है वो यही रहेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि हम नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हिमाचल स्टेट इकोनॉमी का भी आ सकता है। तो पहला इंटीग्रेशन ये होता है। जब तैयारी करनी है तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आंसर है वो नहीं लिखना जो हमें आता है, वो लिखना है जो पूछा जा रहा है। आप 8 घंटे पढ़िए लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट रखिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो। नमस्कार, आपका स्वागत है जोगट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट है निधि सोनी मैम, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है एजुकेशन के क्षेत्र में, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज और एचएस के लिए। मैडम के पास 20 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, उनकी मेंटरशिप की है। और मुझे याद है कि जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम मैंने भी मैडम से गाइडेंस ली है। और जिस टाइम सिलेबस चेंज हुआ था हिमाचल का, उस टाइम एचएस के लिए कोई बुक नहीं थी, पर्टिकुलरली एचपी जीके के लिए। तो उस टाइम मैम आपकी बुक आई थी, उससे हमें भी बहुत हेल्प मिली थी। उस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने उससे नेक्स्ट ईयर मैंने मेंस दिया था। तो आपकी बुक से बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद भले ही हमारी भी बुक आई है। तो आज मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हो। तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा इस सिविल सर्विसेज के बारे में, और आज की डेट से बच्चों की क्या क्वेरी रहती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर, आपने जो है मुझे यहाँ पे स्पेशली इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर जिसके थ्रू हम एस्पिरेंट से जो है वो बातचीत कर सकें। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को कि मैंने मैडम को स्पेशली अप्रोच किया है ये सोच के कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इतने बच्चे आपने आज तक गाइड किए हैं, तो क्यों ना फिर से बच्चों को गाइड किया जाए। और मुझे लगता है कि आज की डेट से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये भी समझता हूँ जो आपकी एक एक्सपर्टाइजेशन है वो है आंसर राइटिंग में, और आंसर राइटिंग की स्किल में, और किस तरह से आंसर को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमें पता है कि अभी प्रीलिम्स हो चुका है और प्रीलिम्स के बाद एक मेंस का प्रोग्राम चलता है हमारा ऑसम का, आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी। तो इसी के लिए मैंने आपको अप्रोच किया है। तो मुझे ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और बच्चों के साथ एक जस्टिस हो जाएगा, उनको इस तरह की आपकी मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी। तो मेरा आपसे सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा उसको बताएं। और क्या चीज़ें हैं जो कोविड से पहले बच्चे फेस करते थे और आज की डेट से आपको क्या लगता है? देखिए, जो एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहले तो टीचिंग का एक्सपीरियंस अपने आप में ही बड़ा फुलफिलिंग रहता है, क्योंकि इससे अच्छी राहत या खुशी की बात ये नहीं हो सकती कि कोई राही चला अपनी मंजिल के लिए और आप उसमें जरिया बने और आपने उसके सपने साकार करने में हेल्प की, मदद की और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, उसने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन हासिल किया। तो वो बहुत बड़ी संतुष्टि जो मिलती है, वो इनर फुलफिलमेंट बहुत अच्छी है टीचिंग एक्सपीरियंस की, जो मेरा अब तक की जर्नी रही है। और रही बात आपके सवाल की कि कोविड से पहले और कोविड के बाद बच्चों में क्या चैलेंजेस रहते थे, ऑनलाइन एजुकेशन होने के बाद से बच्चों में ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक्सपोजर है और बिल्कुल फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें अवेलेबल है बच्चों के पास। तो एस्पिरेंट को कई बार एक फिल्टर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या रेलेवेंट है उसके लिए, क्या रेलेवेंट नहीं है, क्या चूज करना है, उसको कैसे पढ़ना है। उसके लिए ऑफलाइन या एक मेंटर की हमेशा एक जरूरत होती है। जैसे वो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो एक मेंटर की आपको हमेशा जरूरत रहेगी। कोविड से पहले वो सब चीजें हम ऑफलाइन 1-to-1 में हो रही थी। कोविड के बाद से प्लस पॉइंट ये है कि जो हिमाचल में एस्पिरेंट्स रिमोट एरियाज में है, इंटीरियर्स में है, जो किसी भी वजह से जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनको वो फैसिलिटी है। लेकिन एक हैंड होल्डिंग करना और उनको साथ साथ मदद जो करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो छूट जाती है। और बच्चे जल्दी इस लंबी सी जर्नी में ना अपना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हो नहीं रहा है, मोटिवेशन कैसे मेंटेन रहेगी, एग्जाम का स्ट्रेस बढ़ गया, उसको मैनेज कैसे करना है। ये जो उसके साथ एडिशनल उनको जो दिक्कतें आती है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं।
और कोविड के बाद से जो है ये बढ़ गई है। तो एजुकेशन में हमारा जो एज मेंटर्स जो हमारा रोल है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, काम कम नहीं हुआ है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है इसमें। अच्छा, अभी जैसे बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है तो उसमें बच्चों का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बड़ा क्लियर होता है कि हमारा जो प्रीलिम्स में हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस के लिए तैयारी करेंगे, और कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हो गए उनको लगता है कि अभी हमारा उतना स्कोर नहीं है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी प्री की तैयारी है बट उनको पता लग गया है कि अभी हमको इस साल हमारा प्री नहीं होगा। तो आप एक बारी बस ये बताएं कि इन तीनों कैटेगरी को, जो श्योर शॉट है जिनका प्री होना ही है और जो बीच में भी फंसे हुए हैं और जिनको लगता है कि नहीं होना, तो उनको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए प्रीलिम्स के बाद, कि अब उनको क्या मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और मेंस का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो इसके बारे में। देखिए ऐसा है, कोई भी एस्पिरेंट है उसने सूनर और लेटर वहाँ पहुँचना ही है। तीनों कैटेगरी के लिए जो एक मूल मंत्र है वो यही रहेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्हें वो कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, और वो कोशिश क्या है, एक ही चीज़ है, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उनको वो प्रैक्टिस सिलेबस की कवर करके वो प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि एस्पिरेंट्स जनरली क्या करते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं, उनके पास नोट्स भी प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन लास्ट लाइक जहाँ हम चूक जाते हैं वो क्या होता है कि हम घबराते हैं, भागते हैं, अवॉइड करते हैं, हम आंसर राइटिंग प्रॉपर नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। हो सकता है हम मॉडल आंसर्स पढ़ लें, हम टॉपर्स के आंसर शीट पढ़ लें, बट जब तक हम खुद नहीं उतरेंगे ना पानी में, हम तैरना नहीं सीख पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो उन्हें खुद ही उतरना पड़ेगा, अपनी जो जंग है उन्हें खुद ही जीतनी पड़ेगी। चाहे इस साल करें वो मेंस लिखे, चाहे नेक्स्ट टाइम लिखें, तो सभी कैटेगरीज में तैयारी तो करनी ही है। तो उनके लिए उनको मेरा यही मैसेज होगा कि आप अभी से बुलंद होकर अपने स्ट्रॉन्ग विल से, अपने बुलंद इरादों से तैयारी करना शुरू कर दें। और वो तैयारी करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, तैयारी करने का मतलब सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स के नोट्स बनाना नहीं होता है। मेंस के लिए तैयारी का मतलब होता है आंसर को लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना, उसको अपने एक्सपर्ट मेंटर से इवैल्यूएट कराना, उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करना, अपने उसमें डालना और फिर आगे के लिए इम्प्रूवमेंट करना। यस मैम, तो हमने ना पिछले 3 साल से हम ये ऑसम वाला प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इसमें जो बात आपने बोली हमने यही नोटिस किया है कि बच्चे आते हैं, उन्होंने खूब सारा पढ़ा होता है, बट उनको जो रिक्वायर्ड एक स्किल होती है राइटिंग की, उसमें कहीं ना कहीं वो उनमें को कमी रहती है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस कमी को दूर करें, और हमने ये भी देखा है कि जब बच्चे लिखने लग जाते हैं तो 10-15 दिन के अंदर अंदर उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखता है, और उस चेंज को बाद में खुद भी इंजॉय करते हैं। तब उनको ये समझ आता है कि जो जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी लिखना है, और लिखने के साथ साथ उनको पढ़ने की भी एक और समझ आ जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप हमारा साथ दोगे इसमें, और चोकटा एकेडमी जो एक टीम है उसका आप पार्ट रहोगे, तो डेफिनेटली इसका बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर भी मैं आपसे एक सवाल ये है मेरा कि मैं एक बार ये चाहूँगा कि मैम आपकी ना एक एक्सपर्ट जो एरियाज़ है आपके, है ना, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और शायद जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले उनको भी थोड़ा सा माइंड में रहे कि अगर हम ऑसम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो मैडम कौन कौन सा हमारा एरिया देखेंगे और किस में आपको उनको हेल्प करोगे। जी, मुझे खुशी है इस बात की कि आप मेरी एक्सपर्ट सर्विसेज को जो है यहाँ पर उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। उसमें सर्विसेज में जो मेरे कोर एरियाज रहते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमारा जो हमारा पेपर 2 है, जीएस का जो मॉड्यूल है, उसमें हमारे पास इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट आता है। नहीं, वो उस पे मेरा एक पिलर वहाँ पर एस्टैब्लिश होता है, और उसके साथ साथ ही जो हिमाचल जीके का मेंस का पार्ट है, अगेन पेपर 2 से रिलेटेड, वो भी पॉलिटी और गवर्नेंस का है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन उसके साथ साथ ही मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का भी है। तो एज अ रिजल्ट जब साइकोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन 2 चीज़ें मिलती हैं, तो पेपर 1 में भी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन का पार्ट आता है, एथिकल गवर्नेंस का पार्ट आता है, पब्लिक सर्विसेज एंड वैल्यूज़ का पार्ट आता है, तो वो भी दोनों के कॉम्बिनेशन से वही मेरे कोर एरियाज बनते हैं। लेकिन जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया कि क्योंकि ऑथर भी हैं और हिमाचल जीके को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बड़ी वास्ट कवरेज दी है बुक में, तो जो पेपर 3 में एचपी इकोनॉमी के जो हम 4H की बात करते हैं हमेशा,
4 पिलर्स की बात करते हैं जो देवभूमि हिमाचल के जो है वो स्तंभ रहे हैं इकोनॉमी के, जैसे पहला हॉर्टिकल्चर, दूसरा एच आता है होटल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री, तीसरा एच आता है आपका हाइड्रो पावर और फोर्थ एच आता है आपका इसमें हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का। तो ये जो इकोनॉमी का पार्ट है ये भी एचपीके का हम बहुत वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव से करते हैं, तो मेरी मास्टरी रही है इस पर्टिकुलर पोर्शंस में। तो जो एस्पिरेंट्स जो है स्पेशल गाइडेंस सीख करना चाहें कि उन्होंने अपने पेपर 2 इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस को इंक्लूडिंग एचपी की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है, पेपर 3 में एचपी इकोनॉमी है, हमारी जनरल नेशनल इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है, डेवलपमेंटल इकोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, तो वो इस तरह की सर्विसेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपके कुछ एरियाज है जिस पे हम आपकी सहायता ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो बच्चे अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, जिनको थोड़ा सा डर लगता है कि आंसर राइटिंग करने से, अभी तक सिर्फ वो पढ़ रहे होते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए कौन कौन से ऐसे कोर एरियाज हैं जो बच्चे के दिमाग में होने चाहिए और उन पे काम किया जा सकता है? ओके, आंसर राइटिंग के लिए किसी भी एस्पिरेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो टर्म, जो कंसेप्ट, जो टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, चाहे वो फैक्चुअल है, चाहे वो करंट का सवाल है, चाहे वो पेपर 1 से हिस्ट्री ज्योग्राफी का सवाल है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का सवाल है, पहले तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आंसर राइटिंग में बच्चे को ये आर्ट धीरे धीरे डेवलप करनी होती है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। जनरली हमारे से क्या हो जाता है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हम वो लिखना शुरू कर देते हैं जो हमें आता है, तो हमें लेकिन लिखना क्या है जो पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमें सवाल, क्वेश्चन की डेप्थ को समझना है कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहते हैं, क्या पूछे जा रहा है, और उनकी जो डिमांड है उसकी नीड के हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट करके लिखना है। लेकिन वो समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ सीख जाते हैं, बट लेकिन जब तैयारी करनी है तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आंसर है वो नहीं लिखना जो हमें आता है, वो लिखना है जो पूछा जा रहा है। तीसरी चीज जो मैंने हमेशा एक्सपीरियंस की है वो क्या है, हम लोग एस्पिरेंट्स ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट, हाउ, व्हाई, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलैबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज, ये शब्दों में किस तरह के आंसर्स की अलग अलग डिमांड रहेगी, इनका क्रक्स समझना जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, वो एक कला है। तो पहले तो एस्पिरेंट्स ये समझ लें कि ये कला को सीख सकते हैं, ये पॉलिश की जा सकती है, इसको हम अपने अंदर ढाल सकते हैं, इसको हम इस पे मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ होगी, है ना। किसी भी कला को हम प्रैक्टिस करेंगे वो और निखरेगी। तो इसमें इनको ये सीखना है कि उस कला में उसकी डिमांड क्या है। तो जो व्हाट, हाउ, व्हाई का जो डिस्क्रिप्शन है, या जो कंसेप्ट्स या जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं एग्जामिनर, कि इसको डिस्क्राइब करना है, कि एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, जस्टिफाई करना है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस तरह की चीजों को समझने के लिए तभी एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आप घर बैठे भी बच्चों के पास जो है कंटेंट, नोट, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो पढ़कर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पढ़कर एग्जाम देने चले जाएं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो भी बिगिनर्स हैं वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखें, वो क्वेश्चन की डिमांड को समझें, क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उसके हिसाब से ये कला निखारें कि आंसर्स को कैसे देना है। जब ये बेसिक्स पिलर्स उनका तैयार हो जाता है, फिर मेरिट में आने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, फिर इसमें मैं हमेशा 3 आईज की बात करती हूँ। यहाँ पर आई का यहाँ पर मतलब है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें 3 आई क्या होते हैं कि नेशनल की न्यूज स्टेट के साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। यदि हम नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हिमाचल स्टेट इकोनॉमी का भी आ सकता है। तो पहला इंटीग्रेशन ये होता है। दूसरा इंटीग्रेशन होता है कि जो स्टैटिक नॉलेज है वो करंट के साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए, ताकि आपका आंसर जो है वो थोड़ा वाइब्रेंट लगे, थोड़ा यूनिक लगे उस पार्ट से। सिंपल स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड इंटीग्रेशन इसमें होती है कि आपके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। पेपर 1 का एग्जाम्पल यदि सोसाइटी का है तो उसको हम जो है उस सोसाइटी के
कल्चर से या उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री की एग्जाम्पल, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल, कहीं सोशो कल्चरल से, कहीं पॉलिटी गवर्नेंस से। तो पेपर 1, 2, 3 का आपस में इंटीग्रेशन रहना चाहिए। तो जब बच्चे उसको आइसोलेशन में पढ़ते हैं, अपनी तरफ से तो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन यदि वो हमने आर्ट नहीं सीखा ना, तो हम थोड़ा सा उस दौड़ में, रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बस ये है। बहुत बढ़िया समझाया आपने। तो अच्छा, एक चीज़ और रहती है कि आंसर राइटिंग को लेकर ही, जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड पर बैठ रहा है ना, तो आपको अच्छी समझ है, ऑप्शनल की भी है। तो दोनों की जो आंसर राइटिंग रहती है जीएस और ऑप्शनल में, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस रहता है आपके हिसाब से? हाँ जी, बिल्कुल। जो देखिए, जो जीएस है वो शब्द क्या कह रहा है हमें? जर्नल स्टडीज। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वो हमारी जर्नल नॉलेज, जर्नल मतलब वो कह रहा है आपसे कि ये तो जी इसमें बहुत मुझे स्पेशलाइजेशन, बहुत मास्टरी की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन सब पता होना चाहिए ना? तो आपने उसको टच किया और आप बस टच करके आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा, उसके और क्वेश्चन के डिमांड से लिखा। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्पिरेंट ने इस ऑप्शनल को विड्थ में भी कवर किया है और डेप्थ में भी कवर किया है। इसका मतलब उसकी उसमें मास्टरी है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग होती है, उसमें थोड़ा जो है जिसे कहा जाएगा थोड़ा गहरे में उतरना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा डीपर नॉलेज चाहिए होगी। ऐसे लगे एग्जामिनर को कि आपने साइकोलॉजी की इन चीज़ों को, आपने इस पे महारत हासिल की हुई है। तो जनरल स्टडीज में आप जो है विड्थ को ज़्यादा कवर करते हैं, ज़्यादा डेप्थ नहीं कवर करते। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप डेप्थ को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि क्वेश्चंस के फ्रेमवर्क का, पैटर्न का फ़र्क है, क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, उस हिसाब से आंसर की प्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब जैसे प्रीलिम्स के बाद और मेंस का जो टाइम होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इस टाइम ना बच्चों को एक चैलेंज ये भी आती है कि हमको आंसर राइटिंग भी सीखनी है और अपना जीएस वाला सिलेबस भी कवर करना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, और हिमाचल में तो हिंदी और इंग्लिश भी चैलेंजिंग है। तो मतलब इतने टाइम में कैसे पॉसिबल हो सकता है कि क्या हम उनको एक मॉडल दे सकते हैं, एक अप्रोच दे सकते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड वे से इस सबको एक साथ तैयार किया जाए? इसमें एस्पिरेंट जो है अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप जो अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो कोर्स है, उसमें उससे तो उनको कंसाइज हेल्प मिल ही रही है कि आप जो है अपने मेंस के हिसाब से नोट्स आप उनको अपडेटेड और प्रिसाइज दे रहे हैं आप उनको, है ना। और उसके साथ साथ चीज क्या कर सकते हैं टाइम टेबल में कि आपने जितना टाइम जीएस को डिवोट किया है अपने में, उसके पैरेलल ही आप ऑप्शनल की तैयारी रखें। और आप यदि उसमें 1 आवर, 1 घंटा यदि आप निकाल सके कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपने मेंशन किया हिंदी और इंग्लिश, और यदि आप रूटीन में क्लासेस के साथ उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वीकेंड आप जरूर रखिए जिसमें आप कंपलसरी जो है सब्जेक्ट्स को भी टच करें। क्योंकि आपको टाइम टेबल ऐसे बैलेंस रखना पड़ेगा कि एक दिन में आपने जीएस भी पढ़ना है, उसमें आपने यदि आप 8 to 10 आवर्स का स्टडी टाइम कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप 4 आवर्स जीएस के पेपर को दे रहे हैं, तो आपने वहाँ पे 2 आवर्स ऑप्शनल को भी देने हैं, और आप 1 आवर जो है बहुत कंफर्टेबली कंपलसरी सब्जेक्ट का भी निकाल सकते हैं। तो मतलब जब कम टाइम होगा तो हमारा टाइम टेबल में पैरेलल अप्रोच चलेगी, सब कुछ साथ साथ चलेगा। अब टाइम तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले पेपर 1 पहले सारा जीएस कर लें, फिर ऑप्शनल पिक करेंगे, फिर ऑप्शनल हो जाएगा, फिर कंपलसरी पिक करेंगे सब्जेक्ट्स, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए एस्पिरेंट्स को चाहिए कि हम अपने 3 सेक्शंस, अपने इस पूरे स्टडी के टाइम को 3 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्सा जीएस को चला गया, एक सेकंड पोर्शन उनका एचपी की जीके को चला गया, या उसके साथ उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, और थर्ड जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स को चला गया। लेकिन उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल होके। यदि लगता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हैं और अभी ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसको आप वीकेंड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, एक मेरा सवाल, जैसे आप साइकोलॉजी से हो, है ना, आप बच्चों से इतने समय से आप बच्चों की बातें भी सुन रहे हो, उनके क्या चैलेंजेस रहते हैं उनको भी सुनते हो, समझते हो, बच्चों को गाइड भी करता है। तो अभी ना बच्चों का एक स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जाता है, खासकर
प्रीलिम्स का डिफरेंट होता है, मेंस का डिफरेंट होगा, इंटरव्यू का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अभी जो बच्चों को लगता है प्रीलिम्स होने के बाद तो मेंस के लिए मतलब मेंटली किस तरह से तैयार हो जाए, और अगर स्ट्रेस आता भी है उसको कैसे डील करें? देखिए ऐसा है ना कि अब हम कहते हैं ना हमेशा लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अब ये एग्जाम का नेचर और साइकिल ही ऐसा है, तो वो स्ट्रेस आने जैसे ही स्ट्रेस आए, बोरियत हो, मोटिवेशन कम लगे, पढ़ाई का मन ना करे, तो सबसे पहले एस्पिरेंट्स अपने आप को जज ना करे, अपने आप को कोसे नहीं, उस गिल्ट से नहीं आए कि मैं पढ़ नहीं रहा। उसको ये कहना चाहिए कि ठीक है, देर आर डेज की जब ब्रेक ले लेनी चाहिए, वो जस्टिफाइड होता है, कोई बात नहीं। इस पे कोई महापाप नहीं हो रहा है यदि एक दिन नहीं भी पढ़ाई की, बल्कि वो अच्छा है। वो आपने माइंड को रेस्ट दिया, तो अगले दिन आप नए सिरे से नई ऊर्जा और एनर्जी से जो है वो तैयारी शुरू करेंगे। पहली बात ये कि उसकी नेचर से ये स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये, वो स्ट्रेस क्यों आता है? जब हम बहुत जल्दी करते हैं हर चीज की। जब हम शुरू में तैयारी शुरू करते हैं तो एस्पिरेंट को लगता है कि हम 12 घंटे 14 घंटे का अपना स्टडी टाइम टेबल बना लेंगे, स्केड्यूल बना लेंगे। हो सकता है हम उसको 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम 1 महीना कायम रखें, लेकिन उसके बाद से हमें फटीग आ जाता है, बोरियत आ जाती है, या अपनी एबिलिटी पे डाउट आ जाता है। तो हमें क्या करनी चाहिए तैयारी? इसके स्ट्रेस को कम करने के लिए कंसिस्टेंसी रखनी ज्यादा जरूरी है, बजाय कि क्वांटिटी ज्यादा रखने की, कि हम कहें कि हम 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं। आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट रखिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, हम कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए। आप उसको थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन आप उसको मेंटेन रखिए। एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन मैंने सिर्फ 4 घंटे की, उससे अगले दिन मैंने सिर्फ 2 घंटे की। तो उसमें फिर अपने आप से नाराजगी भी होगी, गुस्सा भी आएगा, मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। तो स्ट्रेस को वाइंड आउट करने के लिए एक बात ये है कि जितना आप टाइम डिवोट कर रहे हैं, चाहे आप कम रखें, उसको क्वालिटेटिव रखें, लेकिन उस पे कमिटमेंट रखें, उसको कंसिस्टेंट रखें। फिर भी यदि स्ट्रेस आता है इसके साथ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी इस एग्जाम में साथ साथ डेवलप होनी चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जा रहे हैं जो ऑल राउंडर होना चाहिए, तो कोई ना कोई हॉबी जरूर रखे साथ में। उसको जो है जो करना आपको अच्छा लगता है, वो घूमना हो सकता है, कभी आप 15 दिन के बाद 1 दिन की ब्रेक ले सकते हैं। वो आपके लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए डांस हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जो चीज आपको अच्छी लगती है, पेंटिंग हो सकती है। अपनी पढ़ाई की इस जर्नी में आप वो मत छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ही व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो है वो उसमें सहयोग कर रहा है। तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हॉबीज को रखें, अपने मेंटर्स के साथ बातचीत करते रहें, शेयर करते रहें आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने बडी प्रोग्राम, अपने आसपास की जो कम्युनिटी आपके साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनसे बातचीत करते रहें, ताकि एग्जाम की नेचर डिस्कशंस जो है वो जो है आपकी होती रहे। बहुत बढ़िया मैम, इससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अंत में मैं मैम यही कहूँगा कि आप आए मुझसे बातचीत करने के लिए, और उससे भी बड़ी बात कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ऑसम, और उसमें आप आएंगे और बच्चों को गाइड करेंगे, और मुझे बहुत एक इंश्योरिटी है इस बात की, और मुझे अंदर से एक ये फील आता है कि बच्चे आपके साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखेंगे और उनका बहुत बेनिफिट होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये डिस्कशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।